नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पे विज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में, उसका हम लोग आज यहाँ पे एक सेट नंबर 1 इसका हम आज देखेंगे, जिसमें 100 प्रश्न है और यह बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस सेट का, जिसमें 100 प्रश्न शामिल किए गए हैं और यह जो 100 प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग आज ये फर्स्ट सेट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे यहाँ पर हम पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जो जैन धर्म है उसमें कुल 24 तीर्थकर हुए और पहले जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभदेव और जो 23वें तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो निम्न में से किस लेखों में अशोक का जो नाम है वह अशोक मिलता है। तो यह जो है किस शिलालेख में मिलता है। तो यह जो है मास्की शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख और उदय गोलन, यह सभी शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया। यानी महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वह कब किया था। तो यह जो आक्रमण किया था वह 1025 ईस्वी में गुजरात में सोमनाथ मंदिर स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है। तो हुमायूं के द्वारा जो 4 युद्ध लड़े गए हैं उनमें पहला युद्ध था देवराय का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद बिलग्राम का युद्ध और सबसे अंत में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। और सरहिंद के युद्ध के उपरांत ही वह पुनः मुग़ल शासक बना, क्योंकि यहाँ पे जो चौसा का युद्ध बिलग्राम का युद्ध था और चौसा का युद्ध था, यह हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था और इसी में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और वहाँ पे मुग़ल वंश के स्थान पर सूर वंश की स्थापना की थी। और बाद में हुमायूं के द्वारा सरहिंद के युद्ध में जो सूर वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम कमेंट में बताइएगा, उन्हें हराकर हुमायूं फिर से मुग़ल बादशाह बना। इस प्रकार इसका हो जाएगा क्रम ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। यानी वह कौन सा राजस्व का पद्धति था जिसके तहत किसान और जो सरकार थी उनके बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं था। तो यह जो था रैयतबारी जो बंदोबस्त था, इसमें यह प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था। तो किसके द्वारा इसकी एक अफगान जो था शेर अली अफरीदी, इनके द्वारा अंडमान निकोबार में के जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पे चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था। तो यह हो जाएगा लॉर्ड मेयो और इन्होंने ही सबसे पहले भारत में जनगणना कराया था 1872 में, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो यह जो मत था यह डिज़रायली का मत था, जो कि वहाँ ब्रिटेन में जो विपक्ष में जो पार्टी थी उनके ये नेता थे और इन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल
का संपादन किसने किया है? तो महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी जो पत्रिका है काल, इसका जो संपादन है यह परांजपे के द्वारा किया गया। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, परांजपे के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कौन जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ये तो अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। तो इस प्रकार जो इसमें क्लीमेंट एटली हैं यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है, असत्य मिलान का चयन कीजिए। असत्य जो मिलान है उसका हम लोग को चयन करना है, जो इसमें गलत सुमेलित दिया गया है उसका हमको चयन करना है। तो पहला यहाँ पे दिया गया इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की जो स्थापना है यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो स्थापना है शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है वेद समाज। तो वेद समाज का जो स्थापना है यह आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा का जो संस्थापक है वह देवेंद्र नाथ ठाकुर है, जो कि बिल्कुल सही है। और जो बालिका विद्यालय है, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया, जो कि ये बिल्कुल गलत है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया। यह बालिका विद्यालय की जो स्थापना है वह जो है डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया था। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया था? तो किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो यह जो है ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो निम्न में से किसकी जो है डेकामेरॉन जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है वह किसकी है? तो यह जो डेकामेरॉन जो पुस्तक है यह बोकेशियो की पुस्तक है, बोकेशियो की पुस्तक है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? यानी प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ और इसमें कहा जा रहा है कि जो मित्र राष्ट्र था उसमें शामिल नहीं था। तो मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, तो यह जो जर्मनी था यह धुरी राष्ट्र में शामिल था, जबकि इंग्लैंड, फ्रांस और जापान ये मित्र राष्ट्र के में शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो जो विश्व ग्लोब है उसके जो निर्माता हैं वह किन्हें कहा जाता है? तो यह जो है मार्टिन बैहम को कहा जाता है विश्व ग्लोब का निर्माता। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो जो शनि ग्रह का जो उपग्रह है वह कौन सा है? तो जो शनि ग्रह का जो उपग्रह है वह सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। और इस प्रकार इसमें 100 प्रश्न है। 100 प्रश्न में आप कमेंट कीजिए कि आपने कितना प्रश्न सही किया है, क्योंकि अब टाइम नहीं है। यही 24 सितंबर से आप लोगों का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह सेट कराया जा रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? तो जो हिमालय भारत का जो भौगोलिक प्रादेशिक जो विभाजन है वह नदियों के आधार पर किया गया है, और जो काली और तीस्ता नदियों के बीच में जो हिमालय पाया जाता है उसे हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई और पुणे के बीच अवस्थित है? तो कौन सा जो दर्रा है वह मुंबई और पुणे के बीच स्थित है? तो यह जो है भोर घाट दर्रा जो है यह मुंबई और पुणे के बीच है, जबकि जो थाल घाट दर्रा है यह जो है मुंबई और नासिक के बीच है, इसे याद रखिएगा। और पाल घाट जो दर्रा है वह कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा है? तो वह जो है इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में के सबसे दक्षिण में स्थित है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो किस नदी का जो उद्गम है वह वेरीनाग के समीप जो शेषनाग झील है
वहाँ से होता है। तो यह जो है जो नदी है झेलम नदी, जो झेलम नदी है इसका जो उद्गम है वेरीनाग झील के समीप जो शेषनाग झील है उसकी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, यानी कौन सा जो झील है उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो सात ताल जो झील है यह उत्तराखंड में है, राकस ताल झील भी उत्तराखंड में है, देवताल झील भी जो है यह उत्तराखंड में है, जबकि जो चंद्रताल झील है यह उत्तराखंड में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला 22 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला 22 नंबर प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। जो गर्मी के मौसम में जो आर्द्र हवाएं चलती हैं उसे किस राज्य में मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है जो केरल राज्य है यहाँ पे इसे मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। तो किस क्रांति का जो संबंध है वह मसाला उत्पादन से है। तो यह जो है बादामी क्रांति का जो है संबंध वह मसाला उत्पादन से है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो जो कौन सा उद्योग है जिसे विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो यह जो है मोटर गाड़ी उद्योग है जिसे विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो जो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह कौन सा है। तो यह जो है लक्षद्वीप है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है यहाँ पे नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है। तो वह कौन है जो जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का काम या योजक कड़ी का काम करता है। तो यह जो है उत्पादक वर्ग है। उत्पादक वर्ग जो है जैविक और अजैविक संगठकों के बीच योजक कड़ी का कार्य करता है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो जो यहाँ पे प्रारूप समिति था इसके जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था। तो जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था उसमें शिक्षा मंत्री के पद किसको दिया गया था। उस समय जो शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। तो जो भारतीय संविधान में जो है राज्यपाल की जो नियुक्ति के संबंधी जो प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो है कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। तो छठी अनुसूची में 4 राज्य शामिल हैं, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पे त्रिपुरा जो राज्य है यह इसमें शामिल नहीं है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था। तो 1987 ईस्वी में जो है किस राज्य का गठन नहीं किया गया था, इसके बारे में बताना है। तो मिजोरम का गठन 1987 में किया गया था, अरुणाचल प्रदेश का भी गठन 1987 में किया गया था और गोवा राज्य का भी गठन 1987 में किया गया था, जबकि मेघालय राज्य का जो गठन है यह 1972 में इसका गठन किया गया था, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। यानी कौन सा संविधान संशोधन है, यानी नागरिक संशोधन अधिनियम है जिसके तहत अगर माता की नागरिकता के आधार पर
माता का नागरिकता के आधार पर विदेश में जो जन्म लेने वाले हैं बच्चे, उनको नागरिकता प्रदान करने का जो प्रावधान है वह किया गया था। तो यह जो किया गया था 1992 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था उसमें यह प्रावधान किया गया था, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा किया गया है, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा किया गया है। तो यह जो है अनुच्छेद 43 में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इसका हम लोग ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है। तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है। तो यह जो हो जाएगा इसका, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्हें 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, जो कि हाल ही में यह संशोधन किया गया है। यह जो है संविधान का 104वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग थे उनका लोकसभा में 2 प्रतिनिधियों का आरक्षण और राज्य विधानसभा में 1 सीट का जो आरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है, कौन इसमें अदिश राशि है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, विद्युत धारा जो है यह अदिश राशि है, जबकि वेग, त्वरण, विस्थापन ये जो है सदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजन प्राप्त होता है। तो न्यूटन के जो द्वितीय गति नियम है इसके द्वारा बल का व्यंजन प्राप्त होता है, F बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, इसका फॉर्मूला होता है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है। तो शक्ति का मात्रक इसमें से कौन नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो जो ये वाट घंटा है यह शक्ति का मात्रक नहीं है। इसका हो जाएगा यहाँ पे सी, 39 का हो जाएगा सी, वाट घंटा जो है यह नहीं है। यहाँ पे किलो वाट है, मेगावाट है और HP जो है यह शक्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है। तो जल का जो घनत्व है वह अधिकतम किस पर होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो जो जल का जो अधिकतम जो घनत्व है वह किस पर होता है। तो यह जो होगा यहाँ पे 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होगा, और यह जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पे सेल्सियस में तो दिया नहीं है, एक दिया है तो ये तो होगा नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस बराबर ही होता है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो कौन इसमें से विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरण जो है यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर अवतल दर्पण में कोई वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर रुक कर थोड़े समय के लिए जो विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ पे किस प्रकार का सेल का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे जो है लेक्लांजे सेल का उपयोग किया जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस गुण से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए। यानी फ्यूज जो बनते हैं उसका जो फ्यूज बनते हैं उस एलिमेंट का जो है क्या होना चाहिए। तो उसका जो गुण है वह जो होना चाहिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातुओं का जो इसमें एक ट्रिक है ऑक्सी एलो,
तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। तो जो एल्युमिनियम है धातु, उसके बाद लोहा। तो एल्युमिनियम धातु जो है यह पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है, और सबसे अधिक पाई जाने वाली जो अधातु है वह ऑक्सीजन है, और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला उपधातु जो है वह सिलिकॉन है। इसे याद रखिएगा। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो द्रव के जो क्वथनांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो द्रव का जो क्वथनांक है वह भी बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने से द्रव का जो क्वथनांक है वह भी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन का जो तरंग प्रकृति है इसकी जो खोज है यह डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था, डी ब्रोगली के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया। तो आवर्त सारणी का जो अष्टक नियम है इसका जो सिद्धांत है यह न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। और ट्रिक जो नियम है यानी आवर्त सारणी का जो ट्रिक नियम है यह डोबराइनर के द्वारा दिया गया था। और आधुनिक आवर्त सारणी के जो जनक है यह मोसले को कहा जाता है। और प्रथम जो आवर्त सारणी दिया था वह मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन है। तो इसका हम लोग ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसमें दिया गया है, तो इसका हो जाएगा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसका जो उदाहरण है वह मीथेन है, मीथेन CH4 इसका होता है। और इस आगे बढ़ते हैं, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी। तो कोशिका के जो केंद्रक है इसकी जो खोज है यह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है। तो एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का जो फिनोटाइप है उसका जो अनुपात है वह क्या है। तो उसका जो अनुपात है यह जो उसका अनुपात है वह 3:1 होता है। F2 पीढ़ी के जो फिनोटाइप होते हैं पौधे का उसका अनुपात 3:1 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है। तो किस प्रकार के शैवाल का उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो यह जो है क्लोरेला जो शैवाल है इसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। तो पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का जो उभयचर है यानी एम्फीबियन है वह कहा जाता है। तो यह जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो जो पपीता है इसका जो खाने योग्य भाग है यह मध्य फल भित्ति होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता या मजबूती प्रदान किया जाता है। तो किस पादप उत्तक के द्वारा पौधों को दृढ़ता या मजबूती प्रदान किया जाता है। तो यह जो है स्क्लेरेन काइमा के द्वारा पौधों को मजबूती और दृढ़ता प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा जो पक्षी वर्ग के जो जंतु होते हैं यह समतापी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है। तो किस एंजाइम का जो स्रावन है वह अग्नाशय से यानी पैंक्रियाज से नहीं होता है। तो जो पैंक्रियाज से जो स्रावन होता है वह ट्रिप्सिन का होता है, एमाइलेज का होता है और लाइपेज का होता है। जबकि इरेप्सिन है इसका जो स्रावन है वह अग्नाशय से नहीं होता है, इसका जो स्रावन है वह अमाशय से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क के किस भाग का होता है। तो शरीर को संतुलन बनाए रखने का जो कार्य है वह मस्तिष्क के किस भाग का होता है। तो यह जो होता है मेडुला ओब्लांगाटा का होता है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन सॉरी इसका ये नहीं होगा,
इसका हो जाएगा यहाँ पे जो सेरिबेलम हो जाएगा, सेरिबेलम। इसे सेरिबेलम के द्वारा शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क के भाग से किया जाता है, सेरिबेलम हो जाएगा इसका। मेडुला ओब्लांगेटा तो हो जाएगा यह जो अनैच्छिक जो क्रिया है, जो अनैच्छिक क्रिया है उसका जो संपादक है वह मेडुला ओब्लांगेटा करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। किस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। तो यह जो था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था। तो जो राष्ट्रीय नियोजन जो समिति है इसका जो गठन है यह 1938 में इसका गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया है। तो यह जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यह हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया है और इसके जो प्रथम जो गवर्नर थे वह ओसबॉर्न स्मिथ को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर हैं। तो कौन इसमें से जो है डायरेक्ट टैक्स है यानी प्रत्यक्ष कर है। तो इसमें से जो है संपत्ति जो कर है यह प्रत्यक्ष कर है, जबकि सीमा शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क यह जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। तो किस समिति का जो संबंध है यह प्रतिभूति घोटाला से है। तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो किस समिति का जो संबंध है यह प्रतिभूति घोटाला से है। तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले, तो किस समिति का जो है वह प्रतिभूति घोटाला से संबंध है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो जो जानकी रमन जो समिति है इसका जो संबंध है वह प्रतिभूति घोटाला से यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड में जो घोटाला होता है उसे ही प्रतिभूति घोटाला कहते हैं और उसका जो संबंध है यह जानकी रमन समिति से है। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रेम वाटिका जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वह किसके द्वारा यह प्रेम वाटिका जो पुस्तक है लिखी गई है। तो यह जो पुस्तक है रसखान के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है। तो यह जो है कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है। तो यह जो है वियना में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। तो इसको पाने वाले जो हैं प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे को यह पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है, यानी यूके यानी इंग्लैंड का जो है राष्ट्रीय पशु और पक्षी कौन सा है। तो जो इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी या पशु है यह रॉबिन रेडवेस्ट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला 68 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है यह कहाँ स्थित है। तो यह जो है ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो जो बिस्मिल्लाह खां है इनका जो संबंध है यह शहनाई से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है। तो किनका जो समाधि स्थल है वह महाप्रयाण घाट में स्थित है। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है उन्हें महाप्रयाण घाट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे है 72 नंबर कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है। तो किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे और इन्हें
इन्हें ही पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है, ये पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है जिस NDA, इसका जो मुख्यालय वह कहाँ है? जिसका जो मुख्यालय है यह वेलिंगटन द्वीप पर, वेलिंगटन में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? यानी किस ऑपरेशन के तहत जो है भारत जो भूकंप से प्रभावित दो देश हैं तुर्की और सीरिया, उनको मानवीय सहायता प्रदान की है। तो यह जो ऑपरेशन है उसका नाम बताना है। तो यह जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया को भूकंप में जो मानवीय सहायता है वह प्रदान की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह जो है दीप्ति शर्मा बनी है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। तो कहाँ पे किया गया है? तो यह जो अनावरण है यह लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, किस राज्य में भारत और उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो जो दस्तलिक जो 2023 का जो आयोजन है यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 2 वर्ष पर एक बार आयोजित किया जाता है। यह जो है 2023 में जो है इसका जो आयोजन है यह कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है उत्तराखंड में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन था? तो 2025 में जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक जो फेयर है इसका जो थीम देश है यह कौन है? तो इसका जो थीम देश है यह भारत बना है। अगला प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है जिसे आप लोग देख लीजिएगा। मैथ का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है।